Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. In the today's video, we are going to talk about lecture number 7 of the Indian Economic Development for class 12th जो कि है employment. So हम एक playlist बना रहे हैं जिसमें हम class 12 का Indian Economic Development का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे. There will be 11 lectures जिसमें 11 chapters कवर किए जाएंगे. First six chapters have already been done. उसकी videos channel पे हैं. You can find them in the playlist section. So quickly start करते हैं without wasting any time. तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. एम्प्लॉयमेंट क्या होती है. बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉन्सेप्ट्स हम रिव्यू करेंगे. पहला कॉन्सेप्ट है वर्कर. हु इज़ अ वर्कर. वर्कर एनी इंडिविजुअल हु इज़ इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अर्निंग अ लिविंग. मतलब वो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और उससे वो कुछ लिविंग अर्न कर रहा है. वर्कर्स कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, दे कैन बी हायर्ड ऑल्सो. एंड इन हायर्ड कैटेगरी रेगुलर वर्कर्स भी हो सकते हैं, यानी कि दे हैव अ परमानेंट फिक्स जॉब, या कैजुअल वर्कर्स भी हो सकते हैं, कैजुअल हायर्ड वर्कर्स जो कि डे टू डे बेसिस पे जॉब करते हैं. सो हेयर आई वुड जस्ट गिव यू बिट क्लैरिटी. जैसे कि इफ़ यू आर टीचिंग समबडी in return for some payment, then you are a worker. But if you're teaching your friends or any one of the family member, then that's not an economic activity. You're not earning any living out of it. So in that case, you are not a worker. All right. So next आता है workforce. Workforce is basically the number of people in an economy who are employed at a particular point of time. ध्यान रखो, workforce means number of people, यानी कि हम number of लोगों की बात कर रहे हैं जो कि employed हैं, right? Then comes labor force. Labor force is number of people who are working plus the number of people who are willing to work at a particular point of time. तो workforce में वो लोग जो कि काम कर रहे हैं एंड लेबर फोर्स में वो लोग जो कि काम कर रहे हैं प्लस दे वांट टू वर्क. तो इससे क्या पता चलता है. इससे पता चलता है लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क. तो अगर आप काम करना चाहते हैं और आपके पास काम नहीं है, दैट मीन्स इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, you will be included in the labor force but not in the workforce. ये दोनों terminologies में difference is, I hope it's clear. Then comes labor supply. Labor supply is the amount of labor that workers are willing to work in return of the ongoing wage rate. अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो, labor supply number of workers नहीं होता. labor supply होता है number of working hours. यानी कि जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है, जितना लेबर्स को, जितना वर्कर्स को इन रिटर्न कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, इन रिटर्न ऑफ दैट वो कितने आवर्स पुट करने के लिए रेडी हैं. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में वेज रेट चल रहा है लेट्स से ₹1000, तो वर्कर्स इन रिटर्न ऑफ ₹1000 8 आवर्स देने के लिए तैयार हैं फॉर देयर जॉब. बट अगर इकोनॉमी में वेज रेट चल रहा है 1500, दैट मीन्स द वर्कर्स नाउ आर रेडी टू पुट 10 आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स. तो लेबर सप्लाई जो होती है वो नंबर ऑफ वर्कर्स पे नहीं, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स में मेजर की जाती है, एंड लेबर फोर्स नंबर ऑफ वर्कर्स में मेजर की जाती है. सो हेयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स. पहला तो लेबर सप्लाई विल डिपेंड ऑन द वेज रेट. जैसे जैसे वेज रेट इंक्रीज होगा, लेबर सप्लाई भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा. ऑन द अदर हैंड लेबर फोर्स वेज रेट पे डिपेंड नहीं करता. लेबर फोर्स इज नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क वट एवर द वेज रेट इज गोइंग ऑन. एंड ऑल्सो लेबर सप्लाई इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स, यानी कि लेबर सप्लाई एक एफर्ट है, लोग कितना एफर्ट पुट करना चाहते हैं, जिसे हम आवर्स में मेजर कर सकते हैं. बट लेबर फोर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल. सो हियर आर सम, आई होप दिस minor concepts are clear to you which are very important in terms of employment. कुछ और terminologies हैं. So unemployed, if somebody asks you what are the number of unemployed, so it's simply labor force minus workforce. Labor force is number of people who are willing to work and working. On the other hand, workforce is only the number of people who are working. So the difference between both of them is number of people who are willing to work but not getting work. That means number of people who are unemployed. Rate of unemployment is simple. Number of people who are unemployed divided by the total labor force. Labor force जो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं दोनों. So number of people who are unemployed divided by size of the labor force multiplied by 100. ये percentage में measure किया जाता है. Participation rate is how many people are working from the entire population. यानी कि जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें हम पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं. सो दिस इज टोटल वर्कफोर्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ. जनरली इकोनॉमी में जब ग्रोथ होती है
तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होती हैं. बट देयर कैन बी सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट द नंबर ऑफ जॉब्स आर नॉट ग्रोइंग इन सिंक विद दैट. ऐसा कब होता है? जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रो कर रहा है, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट ग्रोइंग एज मच एज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग. इसे हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ. मूविंग अहेड, then comes employment. Employment basically it's an activity which enables a person to earn a living. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि पर्सन एक लिविंग अर्न कर सकता है उसे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी कहते हैं. नाउ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो दो एम्प्लॉयमेंट कैन बी इन टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स. बहुत सिंपल सा डिफरेंस है बिटवीन बोथ ऑफ देम. फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल सेक्टर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है. इन व्हाट सेंस आर दे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज? फॉर्मल सेक्टर में जब आप जॉब करते हैं तो आपके पास सारे बेनिफिट्स होंगे. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज. बेसिकली यू आर वर्किंग इन अ वेरी वेरी लीगलाइज सेक्टर और सारे के सारे लॉज इन्फोर्समेंट्स विल प्रोटेक्ट यू एज एन एम्प्लॉय. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर. यहाँ पे कोई आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, आप लेबर लॉ से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं. Here I'll give an example. If you're working in a very leading or not even leading but a particular legal company, then yes you're working in a formal sector. क्यों? क्योंकि वो जो लीगल कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, इट विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो इट विल हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो दैट इज वर्किंग इन अ फॉर्मल सेक्टर. ऑन द अदर हैंड जो हम देखते हैं, फॉर अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि वन पर्सन इज हैंडलिंग द जॉब. वहाँ पे वेटर्स जो काम करते हैं उनकी जो जॉब है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर जॉब है बिकॉज दोज वेटर्स कैन बी हायर्ड एंड कैन बी terminated at any point of time. They don't have any SSC benefits. They're not protected by any labor laws. So that is a job in an informal sector. यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन. इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इनफॉर्मलाइजेशन इज अ सिचुएशन इन द इकोनॉमी when people are getting more jobs in the informal sector rather than in the formal sector. जब इकोनॉमी में ऐसा चल रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा जॉब्स हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उसे हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन. इन इंडिया वी आर विटनेसिंग दिस सिचुएशन कि इनफॉर्मल सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वहां पे ज्यादा जॉब्स हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. Then comes unemployment. Unemployment, again, as opposite, it is a condition in which people who are willing and able to work at a existing wage rate, but they are not getting the wage, but they are not getting the work. मतलब जो भी इकोनॉमी में वेज रेट चल रहा है, पीपल आर विलिंग टू वर्क, दे आर एबल टू वर्क ऑल्सो, बट स्टिल उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं. इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. राइट? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं. हियर आई हैव मेंशन्ड अ फ्यू. फर्स्ट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसके नाम में इसका मीनिंग है. डिस्गाइज मतलब आपको दिखती नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बट एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट है. व्हेन विल दिस हैपन? when more number of people are employed than required. मतलब सपोज कोई एक जॉब करने के लिए सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पे आपने 8 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, तो उससे क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं बढ़ रही है, बट द नंबर ऑफ पीपल, इट्स लुकिंग दैट सो मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड. इसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन रिक्वायर्ड. इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी वेरी कॉमन. देन कम्स फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शन का मतलब होता है एक छोटी सी रुकावट आना. राइट? सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम. ये कब होता है? व्हेन पीपल चेंज देयर जॉब्स. सो एग्जिटिंग फ्रॉम वन जॉब एंड मूविंग ऑन टू अनदर जॉब, तो बीच में दे कैन बी अ टाइम लैग फॉर 1 month, 2 months, 3 months. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपकी जॉब ऐसी है दैट यू हैव वर्क in one season and you do not have work in the other season. Again, farming is a seasonal sector, तो वहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट्स आती हैं. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वहाँ पे इतनी जॉब्स है ही नहीं. जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में द लेबर फोर्स इज वेरी वेरी ह्यूज. बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं, बट इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना एडवांस नहीं है या इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं दैट पीपल विल फेस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. देन कम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल्स? सी, बिजनेस साइकिल्स 2 तरीके के होते हैं. एक होता है बूम और एक होता है रिसेशन. बूम होता है व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, दैट्स कॉल्ड अ बूम पीरियड. ऑन द अदर हैंड रिसेशन पीरियड होता है व्हेन इकोनॉमी इज गोइंग ऑन अ स्लो फेस, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है, इट इज वेरी वेरी लो. तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब आती है
इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिना कि हर इकोनॉमी एक बूम पीरियड को फेस करती है और फिर एक रिसेशन पीरियड को फेस करती है. तो जब इकोनॉमी रिसेशन पीरियड में आती है तो उस पीरियड में डेफिनेटली देयर आर जॉब लॉसेज, अनएम्प्लॉयमेंट्स आती हैं. उसे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट कम्स ड्यू टू बिजनेस साइकिल्स, राइट? Then comes educated unemployment. Very very simple. When a person is educated, well qualified, but still doesn't have a job. Open unemployment, this is simply unemployment. Unemployment is a situation when people are willing to work, able to work at a wage rate, but not getting the work. That is open unemployment. And last comes underemployment. Underemployment hota hai when you are working in a job which is below your qualifications. मतलब आप highly qualified हैं लेकिन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेज आप ऐसी जॉब में काम कर रहे हैं जो कि आपकी क्वालिफिकेशन से बहुत ज़्यादा बिलो है. जैसे कि लेट्स से आई एम गिविंग एनी हाइपोथेटिकल एग्जांपल. अ पीएचडी इज वर्किंग एज अ वेटर इन अ रेस्टोरेंट. एक पर्सन जिसके पास बहुत अच्छी डिग्री है, एजुकेशनली हाईली स्किल्ड है, बट स्टिल ही इज वर्किंग इन अ मेनियल जॉब, देन दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट. दिस इज ऑल्सो सिचुएशन वी विटनेस जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होती. दे आर फोर्स्ड to take a job which is below their qualifications. So these are various types of unemployment. Moving ahead, causes of unemployment. Unemployment क्यों होता है? बहुत सारे causes हैं. Number one, when the economy is growing at a very very slow rate. जितने लोग हैं, जितनी workforce आपके पास है, उस हिसाब से आप employment opportunities create नहीं कर पा रहे हो, then there will be unemployment. Population explosion, yes, when the labor force is very very high. Then of course, underdeveloped agriculture sector. आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इज वन सेक्टर जहाँ पे मैनुअल जॉब्स होती हैं. सो ऑफ कोर्स वी कैन एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर देयर, बट आपका एग्रीकल्चर सेक्टर उतना डेवलप नहीं है. डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, येस, इंडिया फेसेस दिस इशू अ लॉट. एजुकेशनल सिस्टम इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बुकिश है. स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड, the education system compels you to write exams and then clear the exam, that's all. It is not a vocational education system. ये education system आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड की जॉब्स के लिए प्रिपेयर नहीं करता है. फॉल्टी प्लानिंग, जब गवर्नमेंट की प्लानिंग्स में इशू होते हैं. सी गवर्नमेंट्स, इंडिया जो इकोनॉमी होती है या इंडियन इकोनॉमी होती है, इसकी स्टडी बहुत एडवांस होती है. गवर्नमेंट्स दे हैव स्टैटिस्टिक्स विद देम. दे नो what is going to be the number of workforce after 10 years, after 15 years. Government, they have these kind of statistics with them. So accordingly they have to plan. For example, India may right now, in the coming 30 years, we are going to have large number of youth. When I say youth, यानी कि ये ऐसी population है जो कि काम करने के लिए ready है. So we have to plan today that after 20 years will we have jobs for those people those students who are studying in schools right now. तो जब ये प्लानिंग नहीं होती है, जब इस तरीके की फॉल्टी प्लानिंग होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन आती है. लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो करती है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से क्या आपकी प्रोडक्टिविटी आ रही है? इफ दैट इज नॉट देयर इज गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयमेंट. डिक्लाइनिंग ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री. इंडिया में येस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पीक इंडस्ट्रीज थी. इंडिया का जो टेक्सटाइल्स और क्राफ्ट्स थे, दे हैड ह्यूज डिमांड्स इन द फॉरेन मार्केट एज वेल. और क्योंकि ये इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड इन दीज इंडस्ट्रीज. बट टुडे द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव फॉलन. I mean, these industries have been given very very tough competition by the multinational companies. और क्योंकि ये labor intensive हैं, तो बहुत सारे लोग, large number of people have lost their jobs. And then excessive use of foreign technology. जब foreign technology, see, technology means it becomes a technical job when you do not require large number of people for a particular point, for a particular type of work. Then that's called technological advancement. तो जब आप excessive foreign technology use करते हैं, see, foreign में क्या है, the population is not that huge. तो जब वो technology लेके आते हैं, they are growing in terms of technological advancement, and also उनके पास इतनी population, इतनी labor force, इतनी workforce नहीं है, so there is not a problem of unemployment. But in a country like India, we have a huge labor force. हमारी labor force बहुत ज़्यादा है because of the population in our country. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा technology को अगर हम use करते हैं, then of course there will be unemployment. इसका मतलब ये नहीं है we should not use these kind of advanced methods. We should use, but at the same time it is very important to create different types of jobs and different types of opportunities for our huge labor force. Then comes consequences. क्या होते हैं unemployment के? दो तरीके के consequences हैं. First will be the economic consequences, second will be the social consequences. Economic consequences बहुत simple, non utilization of manpower. आपके पास manpower तो है, आपके पास लोग तो हैं काम करने के लिए, but you are not using them. ये basically हो गया not using the resources that you have.
लो प्रोडक्टिविटी, ऑफकोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी व्हेन सो मच, इतना सारा आपका अबंडेंट रिसोर्स वेस्ट पड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स द प्रोडक्टिविटी विल फॉल. एंड लो कैपिटल फॉर्मेशन, आपने उन लोगों में इन्वेस्टमेंट करी है. सी व्हेन अ पर्सन एजुकेट, जब एक पर्सन पढ़ता है स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट जाती है, बट वो इन्वेस्टमेंट का आपने रिटर्न नहीं लिया, सो देयर विल बी लो कैपिटल फॉर्मेशन. सेकेंड आते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसेज. सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हेन पीपल विल नॉट हैव जॉब्स. ऑफ कोर्स हाउ कैन दे अफोर्ड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सोशल अनरेस्ट, जितने भी क्राइम्स, इस तरीके की चीजें होती हैं, वन ऑफ द रीजन इज अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन अ पर्सन डजंट हैव जॉब, ही इज फोर्स्ड to resort into such activities which create a social unrest. The very important example over here is in terms of crime, rapes that we see in India. Publicly, we have so much of rights in India. ये सब example, इनका सबसे बड़ा cause is unemployment. Then comes gender inequality. Gender inequality, yes, it's a consequence. क्या होता है? Because the employment opportunities are less, because the economic infrastructure is not that huge, people prefer sending their boys to school rather than girls, और इससे gender inequality और ज़्यादा बढ़ जाती है. So these are certain consequences of unemployment. All right. नेक्स्ट कम्स रेमेडियल मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? सो एक्सीलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ जीडीपी को ग्रो करिए, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके आइए. कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस इज वन ऑफ द क्रक्स रीजन. इनफैक्ट इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनका मेन रीजन इज द पॉपुलेशन. इफ यू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, वी विल बी इन अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन. एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए, एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाती है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मोटिवेट द पीपल टू वर्क फॉर देम सेल्व्स. क्योंकि इफ अ पर्सन इज बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो क्या करेगा? लेट्स से इफ अ पर्सन इज स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, तो वो क्या करेगा? वो और भी लोगों को हायर करेगा फॉर हिज बिजनेस. सो वन पर्सन will create jobs for other people. So self-employment is very very important. Reform the educational system, very important. हमारे education system का reformation होना बहुत ज़रूरी है. It needs to be more vocational and less examination based. And then manpower planning. We very well know, asked the people who are working for the Indian economic development, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए काम करते हैं लोग, they have all the information, सारे statistics they have that what is going to be the requirement for the labor force in the coming years, and therefore very important is that we have to plan for these people. Moving ahead, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. हियर आई हैव समड अप इन ब्रॉड हेडिंग्स. मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं. दीज आर बेसिकली टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कल्चर इन इंडिया. इंडिया में एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कल्चर लाना बहुत ज़रूरी है. So these initiatives have been taken. Then comes new education policy. All of us know government ने एक new education policy launch की है. This education policy will be implemented phase wise by 2030. 2030 तक प्लान है कि पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए. एंड इस एजुकेशन पॉलिसी का मेन फोकस यही है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम को वोकेशनल बनाना है. वोकेशनल का मतलब होता है ऐसी एजुकेशन देना so that the students are ready for the practical world outside their schools and colleges. And then comes मनरेगा. ये हमने स्कीम्स करी हैं इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. पॉवर्टी वाला जो आपका चैप्टर है जिसमें मैंने आपको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बताए थे, उसमें फर्स्ट था मनरेगा. मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करती है टू द पीपल इन द रूरल एरियाज. तो ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं टू टैकल द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया. एंड लास्ट यहाँ पे है कुछ फैक्ट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री. क्योंकि आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चैप्टर है इन क्लास 12, उसमें कुछ फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेनेवर जब आप एग्जाम में कुछ आंसर लिखते हो, अगर आपको थोड़े बहुत भी फैक्ट्स, थोड़ी बहुत भी परसेंटेजेस याद रहती हैं एंड यू मेंशन देम इन योर आंसर, द क्वालिटी ऑफ द आंसर बिकम्स वेरी वेरी गुड. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 सेक्टर्स होते हैं. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एज यू कैन सी, प्राइमरी सेक्टर में एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड. लास्ट वाला कॉलम देखिए. इन द सेकेंडरी सेक्टर 25%, इन द टर्शरी सेक्टर अराउंड 25% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड. अब इसका बाइफर्केशन कैसा है? अमंग दैट 50%, प्राइमरी सेक्टर में हम देख सकते हैं कि फीमेल्स ज़्यादा काम करती हैं. 62% फीमेल्स आर वर्किंग एंड 44% मेल्स आर वर्किंग. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर की जॉब्स हैं बहुत ही लेबोरियस जॉब्स होती हैं. तो और जो प्राइमरी सेक्टर जनरली रूरल एरियाज में ही फाइंड आउट किया जाता है. तो रूरल एरियाज में क्योंकि
इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड होते हैं, सो दे अलाउ देयर वुमेन टू गो एंड वर्क इन द फार्म्स, एंड द मेल होते हैं दे मूव टू द अर्बन कंट्रीज एंड दे वर्क ओवर देयर. तो इसीलिए फीमेल सेक्टर्स का प्राइमरी फीमेल्स का प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. Secondary sector, as you can see, it's 20%, almost equal, and the tertiary sector, we can see the number of male employed are much higher as compared to the females. Again, this is because of the education, क्योंकि tertiary sector are generally very very high skilled jobs होती हैं. उसके लिए educational background everything होना बहुत ज़रूरी है. In India में we know there is gender inequality. That is why in tertiary sector the number of female working are much less. और जहाँ तक रूरल एंड अर्बन की बात करें, द पिक्चर इज़ वेरी क्लियर. प्राइमरी सेक्टर में रूरल की 64% पॉपुलेशन काम करती है. ऑन द अदर हैंड अर्बन सेक्टर की ओनली 6% पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड. सेकेंडरी सेक्टर में इट्स 20 to 35%, एंड टर्शरी सेक्टर में दिख रहा है रूरल एरियाज में सिर्फ 15% पीपल एम्प्लॉयड हैं. ऑन द अदर हैंड अर्बन सेक्टर में ऑलमोस्ट 60% लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, बिकॉज टर्शरी सेक्टर अगेन टेक्नोलॉजिकली एडवांस सेक्टर होता है. रूरल एरियाज में इट इज़ नॉट दैट डेवलप्ड. ऑन द अदर हैंड इन अर्बन एरियाज इट इज़ हाईली डेवलप्ड. तो ये परसेंटेजेस याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर एग्जैक्ट परसेंटेजेस, बट हाँ आपको राउंड ऑफ भी पता होगा, एंड यू नो द रीजंस ऑल्सो बिहाइंड देम. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो ऑफकोर्स यू कैन यूज दैम. सो दैट्स अबाउट इट इन योर द चैप्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर. इसकी वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी. आई मीन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर दिस चैप्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. So that's about it. I hope you like the video. I hope you've understood the concept. If you like the videos, do tell me in the comment section, and please subscribe to the channel if you like it. That motivates me a lot. Thank you so much. Keep learning.